16 नवंबर 1957 यूएसए के विस्कॉन्सिन स्टेट में मौजूद प्लेनफील्ड नाम के एक छोटे से टाउन के बीचों बीच एक हार्डवेयर शॉप थी जिसकी मालकिन बर्निस वार्डन नाम की एक बुजुर्ग महिला थी। गांव के लोगों को जब भी किसी सामान की जरूरत पड़ती तो वो यही आया करते थे और इसलिए बर्निस को सब अच्छे से जानते थे। उनका बेटा फ्रैंक वार्डन प्लेनफील्ड टाउन का डेप्यूटी शेरिफ था। 16 नवंबर की शाम 5 बजे जब फ्रैंक स्टोर पहुंचा तो स्टोर पर क्लोज का बोर्ड लटक रहा था। उसको ये देखकर बड़ी हैरानी हुई क्योंकि इस समय तक स्टोर हमेशा खुला रहता था। हालांकि स्टोर का दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए उसे लगा कि शायद उसकी मां अंदर काम कर रही होगी। लेकिन स्टोर के अंदर घुसते ही जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। स्टोर के फर्श पर खून के ताजा धब्बे बिखरे हुए थे और स्टोर की रैक्स में जहां कुछ बंदूकें रखी रहती थी उनमें से एक 22 कैलिबर की बंदूक अपनी जगह से हटके रखी हुई थी। इसके अलावा स्टोर के पीछे के दरवाजे पर जमीन पर किसी के खींचकर ले जाए जाने के निशान बने हुए थे। ये सब बातें इस तरफ साफ इशारा कर रही थी कि वहां कोई बड़ी अनहोनी हुई है। घबराए हुए फ्रैंक ने तुरंत लोकल शेरिफ आर्थर श्ले को इसकी सूचना दी, जो कि एक छोटा सा टाउन था जहां केवल 700 लोगों की आबादी रहती थी और जहां अपराध लगभग ना के बराबर होते थे। इसलिए ये नजारा सचमुच डरा देने वाला था। ऊपर से ये मामला डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन की मां से जुड़ा था, इसलिए शेरिफ आर्थर श्ले ने तुरंत स्टोर आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्टोर के अंदर एक लॉगबुक रहती थी जिसमें कस्टमर्स की खरीदारी का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। दुकान की लॉगबुक के जब पन्ने पलट कर देखे गए तो उसमें लास्ट एंट्री एड गीन नाम के आदमी की थी जो एंटी फ्रीज लिक्विड लेने आया था। टाउन के लोग एड गीन को मंदबुद्धि समझते थे क्योंकि वो किसी से भी कम बात करता था और अक्सर अपने आप में खोया रहता था। वो एक काफी बड़े फार्म हाउस जैसे घर में अकेला रहता था। टाउन वालों की नजरों में एड गीन एक ऐसा शख्स था जिसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी, क्योंकि एड गीन ही वो शख्स था जिसने फ्रैंक वार्डन की मां के गायब होने से पहले आखिरी बार स्टोर से कुछ खरीदा था। इसलिए शेरिफ आर्थर श्ले और फ्रैंक वार्डन ने सोचा कि शायद एड गीन को इस बारे में कुछ पता हो, इसलिए वो पूछताछ करने के लिए उसके घर की तरफ निकल गए। जब आर्थर और फ्रैंक उस सुनसान और जर्जर फार्म हाउस में पहुंचे तो वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। एड गीन वहां मौजूद नहीं था, लेकिन घर का दरवाजा खुला हुआ था। पहले उन्होंने एड गीन को कई बार आवाजें लगाई, लेकिन जब एड गीन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई जो इतनी ज्यादा भयानक थी कि शेरिफ आर्थर श्ले बाहर आकर उल्टियां करने लगे। कुछ देर बाद जब वो और फ्रैंक वार्डन किसी तरह खुद को संभाल कर अंदर घुसे तो जो मंजर उनके सामने आया वो किसी की भी मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए काफी था। अंधेरे कमरों में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही जो पहली चीज दिखी वो इंसानी खोपड़ियां थी। इनमें कुछ वैसी की वैसी थी और कुछ को इस तरह आकार दिया गया था जैसे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे दोनों पुलिस वाले घर के और अंदर बढ़े उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने देखा कि घर के अंदर मौजूद सजावट का सामान लकड़ी या कपड़े का नहीं बल्कि इंसानी त्वचा और हड्डियों का बना था। दीवारों पर टंगी वस्तुएं, अलमारियों में रखी चीजें और कमरे के कोनों में पड़ा सामान, हर चीज इंसानी शरीर का बना था। एक अलमारी में रखी बेल्ट और दस्ताने भी इसी तरह तैयार किए गए थे। एड गीन के बेड के चारों कोनों पर असली खोपड़ियां लगी हुई थी जो किसी अजीब रस्म का हिस्सा लग रही थी। कमरे में एक कोने में कुछ मास्क रखे हुए थे। जब शेरिफ ने एक मास्क को ध्यान से देखा तो उनकी सांसें थम गई। वो मास्क किसी और का नहीं बल्कि 1954 में लापता हुई महिला मैरी होगन के चेहरे का था। ये मंजर ही किसी की आत्मा को झकझोर कर रख देने के लिए काफी था, लेकिन किचन में मिला नजारा और भी विचलित करने वाला था। वहाँ इंसानी शरीर से जुड़ी चीजें ऐसी अवस्था में थी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जहाँ कुछ अंग स्टोव पर पानी में उबल रहे थे तो वही 9 महिलाओं के गुप्त अंग फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। पुलिस को तलाश के दौरान एड गीन के घर से एक विमेन सूट भी मिला जिसे देखकर शेरिफ श्ले के रोंगटे खड़े हो गए। ये सूट अलग अलग महिलाओं की त्वचा से तैयार किया गया था और इसका मकसद एक महिला का रूप धारण करना था। यहाँ मौजूद हर चीज इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी कि उस वक्त पुलिस को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नरक के किसी गलियारे में खड़े हैं। लेकिन इस भयानक नजारे और घर में मिली इन डरावनी चीजों से आखिर उस एड गीन नाम के आदमी का क्या रिश्ता था जिसे टाउन वाले सिर्फ एक मंदबुद्धि और शांत इंसान समझते थे। आखिर एड गीन का ऐसा कौन सा अतीत था जिसकी परतें खुलते ही उसकी जिंदगी के सबसे डरावने राज सामने आने लगे। और सबसे बड़ा सवाल, डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन की मां बर्निस वार्डन का आखिर क्या हुआ? क्या उनका गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था या इस डरावनी कहानी की सबसे अहम कड़ी? आइए जानते हैं शुरू से एक ऐसी कहानी जो इंसानी सोच की सीमाओं को तोड़ देती है और जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख सकती है। एड
एड गीन का पूरा नाम एडवर्ड थियोडोर गीन था। उसका जन्म 27 अगस्त 1906 को विस्कॉन्सिन के ला क्रोसे टाउन में हुआ था। उसके घर में उसके पिता जॉर्ज गीन, उसकी माँ ऑगस्टा गीन और उसका बड़ा भाई हेनरी जॉर्ज गीन रहते थे। एड गीन का बचपन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके पिता काफी ज्यादा शराब पीते थे और अक्सर नशे में धुत होकर अपनी पत्नी और बच्चों को पीटते थे। वही एड गीन की माँ ऑगस्टा गीन काफी ज्यादा धार्मिक किस्म की महिला थी। वो धार्मिक नियमों को एकदम कट्टर क्रिश्चियन की तरह मानती थी, इसलिए इतना सब होने के बावजूद भी वो अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी। हालांकि जॉर्ज गीन से शादी को वो अपनी सबसे बड़ी गलती मानती थी और मन ही मन उसके मन में सभी पुरुषों के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। ये नफरत इतनी ज्यादा थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो नहीं चाहती थी कि उसे लड़का पैदा हो। लेकिन जब पहले बेटे हेनरी के बाद उसे एड गीन के रूप में दूसरे बेटे का जन्म हुआ तो अगस्ता ने उसे देखकर नफरत से कहा था, मैंने शायद पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा जो ईश्वर ने मुझे बेटी के बजाय एक और बेटा दे दिया। इस दुनिया में ऐसे बेहद कम बच्चे होंगे जिनकी माँ ही उनसे नफरत करती हो, लेकिन एड गीन ने तो बचपन से ही अपनी माँ के मन की कड़वाहट को देखा। वो अक्सर ताने सुनता था और उसे हर छोटी गलती पर बेरहमी से सजा दी जाती थी। अगस्ता के मन में बाहरी दुनिया को लेकर एक अजीब सा डर था। उसे लगता था कि हर मोड़ पर बुराइयां उनका पीछा कर रही है जो उसके परिवार को निगल जाएंगी। वो उस समय लाक्रोस से शहर में रह रहे थे, लेकिन अगस्ता की नजर में वो शहर कोई रहने की जगह नहीं बल्कि सिंक होल ऑफ फिल्थ यानी गंदगी और पाप से भरा हुआ एक गर्त था। उसे विश्वास था कि वहाँ की आबो हवा उसके बेटों की आत्मा को करप्ट कर देगी। अपने परिवार को इस बुराई से बचाने की सनक में वो पूरे परिवार के साथ प्लेनफील्ड नाम के एक बहुत ही छोटे से आइसोलेटेड टाउन में बस गई। प्लेनफील्ड में भी उसने जानबूझकर टाउन के मेन एरिया के अंदर घर नहीं लिया, बल्कि उसने बाहरी इलाके में एक सुनसान और अलग थलग फार्म हाउस चुना। उसे लगता था कि अगर उसके 2 कम उम्र के बेटे गांव के लोगों से मिलेंगे या सोशल लाइफ जिएंगे तो वो भी उनकी तरह करप्ट हो जाएंगे। इस आइसोलेशन की वजह से उसके बेटों की दुनिया सिर्फ उसकी आवाज तक सिमट कर रह गई। वो हर दिन घंटों तक अपने बेटों को बाइबल पढ़कर सुनाती थी, लेकिन इनमें भी वो कभी प्यार या शांति की बातें नहीं करती थी, बल्कि उसकी बातें पाप, नरक और मौत के डरावने किस्सों से भरी होती थी। उसने एड गीन के दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि दुनिया की हर दूसरी औरत एक प्रोस्टिट्यूट है और बाहर की दुनिया सिर्फ विनाश का रास्ता है। इसी सोशल आइसोलेशन ने एड गीन की पर्सनैलिटी को पूरी तरह कुचल दिया। जिस उम्र में बच्चों के दोस्त बनते हैं, एड गीन उस उम्र में एक सुनसान प्लेनफील्ड फार्म हाउस में अपनी माँ की नफरत और कट्टरता के बीच बड़ा हो रहा था। जब भी एड गीन किसी लड़की से बात करने की कोशिश करता, उसकी माँ उसे नर्क की आग का डर दिखाकर घंटों कमरे में बंद कर देती। इस तरह अगस्ता ने एड गीन को एक ऐसी मानसिक जेल में डाल दिया था जहाँ से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि एड गीन का बड़ा भाई हेनरी अपनी माँ की बातों से इतना प्रभावित नहीं था, लेकिन एड गीन की पूरी दुनिया अपनी माँ की चारों तरफ सिमटी हुई थी और वो उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकता था। एड गीन केवल स्कूल जाने के लिए अपनी माँ के बिना फार्म हाउस से बाहर कदम रखता था, लेकिन वहाँ भी वो कभी एक नॉर्मल बच्चे की तरह घुल मिल नहीं पाया। स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं बना क्योंकि उसकी परवरिश ने उसे सिखाया था कि बाहर के लोग अपवित्र है। वो अक्सर क्लास में बैठे बैठे अचानक किसी ऐसी बात पर जोर जोर से हंसने लगता जिसे केवल वही समझ सकता था। अपनी हरकतों की वजह से वो अक्सर स्कूल में बुली होता, लेकिन एड गीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब वो बुली होकर घर लौटता तो उसे अपनी माँ से भी सिंपैथी नहीं मिलती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 8th ग्रेड के बाद एड गीन ने स्कूल और पढ़ाई को अलविदा कह दिया। इसके बाद साल गुजरते गए और एड गीन की जिंदगी एक घर में सिमटती रही। इस बीच साल 1940 में जब एड गीन 33 साल का था, तब उसके अल्कोहलिक फादर जॉर्ज गीन की डेथ हो गई। पिता की मौत के बाद घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों भाइयों के ऊपर आ गई, इसलिए वो अपने परिवार के फार्म हाउस पर पूरा समय देने लगे और खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगे। घर के खर्चों को चलाने के लिए वे दोनों प्लेनफील्ड टाउन में हैंडीमैन के तौर पर छोटे मोटे काम भी किया करते थे। एड गीन अक्सर लोगों के घरों में खिड़कियां लगाने, पुरानी छतों की मरम्मत करने, दीवारों पर पेंट करने और खेतों की बाढ़ ठीक करने जैसे काम करता था। उसका बड़ा भाई हेनरी माँ की बातों को सुनता जरूर था, मगर वो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था। माँ के डोमिनेंस के बावजूद भी वो बाहरी दुनिया से संपर्क रखता था, यहाँ तक कि उसका प्लेनफील्ड में ही रहने वाली 2 बच्चों की विधवा माँ के साथ अफेयर चल रहा था और जल्द ही वो उसके साथ मूव करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन 1944 में उसका ये सपना हमेशा के लिए एक सपना ही रह गया। 1944 में एक दिन हेनरी
हेनरी और एड गीन मिलकर फार्म हाउस के आसपास खड़ी झाड़ियों को साफ कर रहे थे। दोनों ने मिलकर झाड़ियों का ढेर लगा दिया और उसमें आग लगा दी, लेकिन थोड़ी ही देर में आग इतनी बेकाबू हो गई कि हेनरी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिना कोई पोस्टमार्टम किए दम घुटने को उसकी मौत की वजह बताया गया, जबकि उसके सिर पर गंभीर चोट भी लगी थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। पिता और भाई की मौत के बाद एड गीन को गहरा झटका लगा था, लेकिन उसकी मां का साया अब भी उसे थामे हुए था। इसके अलावा उसको किताबें पढ़ने का शौक था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में रोमांच था। एड गीन के पास किताबों और मैगजीन्स का एक बड़ा कलेक्शन था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 और खासकर जर्मन एट्रोसिटीज से जुड़ी कहानियां और खबरें थी। वो पढ़ता था कि युद्ध के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में कैदियों के साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन मैगजीन्स में ऐसी खबरें और तस्वीरें थी जिनमें इंसानी अंगों के साथ प्रयोग किए जाने का जिक्र था। जहां एक साधारण इंसान ये सब देखकर कांप जाता, वहीं एड गीन को ये कहानियां काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। जब दुनिया सो रही होती थी तब वो अपने कमरे में घंटों तक क्राइम मैगजीन्स और ह्यूमन एनाटॉमी की कहानियों में खोया रहता था। घर के माहौल और इन कहानियों से मिलकर एड गीन के दिमाग में एक ऐसा पैरेलल वर्ल्ड बना दिया था कि वो बाहर से सीधा साधा या कम बुद्धि वाला दिखता था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक खौफनाक तूफान पड़ रहा था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी तब भड़की जब दिसंबर 1945 में स्ट्रोक के चलते उसकी प्यारी माँ अगस्ता की भी मौत हो गई। माँ की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो अपनी माँ के बिना एक दिन भी जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। माँ की मौत ने एड गीन के अंदर एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे भरना नामुमकिन था। वो घंटों अपनी माँ के खाली बिस्तर के पास बैठकर रोता रहता, उनके पुराने कपड़ों को सूंघता और उन्हें पुकारता। पूरे प्लेनफील्ड टाउन के लिए एड गीन एक बेचारा अनाथ था, लेकिन उस खामोश फार्म हाउस की दीवारों के पीछे बिल्कुल अकेले रह चुके एड गीन का मानसिक संतुलन पूरी तरह ढह चुका था। उसने माँ की याद में पूरे घर को एक तरह का मंदिर बना दिया। उसने उन कमरों को बंद कर दिया जिनका इस्तेमाल उसकी माँ करती थी और खुद किचन के पास एक छोटे से बेडरूम में रहने लगा। वो लोगों से कम बात करता और ज्यादातर समय घर के अंदर ही गुजारता। तन्हाई के उन काले दिनों में एड गीन को धीरे धीरे अपने कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसे उसका भ्रम कहे या उसके पागलपन की शुरुआत कहे कि माँ की मौत के 18 महीने बाद एक रात जुनून की हद पार करते हुए वो कुदाल और फावड़ा लेकर सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। रात के अंधेरे में एड ने पागलों की तरह अपनी माँ की कब्र को खोदना शुरू किया। मिट्टी हटाते हुए उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अजीब सा पागलपन था। जब उसने ताबूत खोला और अपनी माँ की सड़ती हुई लाश को देखा तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। उसने अपनी माँ के सिर को धड़ से अलग किया और अपने साथ घर ले आया। वो सिर के पास बैठकर घंटों बातें किया करता। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ बस गहरी नींद में है और किसी भी वक्त उठकर उसे गले से लगा लेंगी। लेकिन माँ के सिर को घर में रखने से भी उसका मन नहीं भर रहा था। उसे अपनी माँ की काफी ज्यादा कमी खल रही थी। वो अब अपनी माँ को फिर से जिंदा करना चाहता था और उनके वजूद को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो किसी तरह से एक ऐसा सूट बना ले जो उसकी माँ की तरह लगता हो तो वो उसको पहनकर अपनी माँ को महसूस कर सकता है। इस सूट को बनाने के लिए उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया ने जन्म लिया और यहीं से कब्रों को खोदने और इंसानी खाल को इकट्ठा करने का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने उसे एक साधारण इंसान से बदलकर द बुचर ऑफ प्लेनफील्ड बना दिया। वो बार बार कब्रिस्तान जाता, लाशें खोदता और उन्हें घर ले आता। इसके बाद वो उन लाशों की त्वचा को बड़ी ही सफाई से उतारता और उनको सुखाकर सिल देता। इस तरह उसने अलग अलग हिस्से जोड़कर एक सूट तैयार कर लिया। हर चांदनी रात को वो सूट को पहनकर अपनी माँ की तरह सजता और पागलों की तरह नाचने लगता। उसे वो सूट पहनकर महसूस होता जैसे वो अपनी माँ की गोद में सो रहा है। लेकिन सूट के अलावा भी उसने लैम्प शेड्स, चेयर्स, ग्लव्स और पर्स जैसी कई चीजें बनाई जिनके बारे में वो मैगजीन्स एंड बुक्स में पढ़ता था। उसे उनके बीच रहना सुकून देने लगा था। वो हर कुछ दिनों बाद एक नई कब्र खोदता और एक नया खिलौना अपने घर ले आता। उसके घर में चारों तरफ फैली खौफनाक गंदगी से भी अब जैसे उसके मन को तसल्ली नहीं मिल पा रही थी। इसलिए उसके बीमार दिमाग को अब कुछ नया और ज्यादा खौफनाक चाहिए था। अब वो ऐसी जिंदा औरतों की तलाश में था जिनकी बनावट या चेहरा उसकी माँ से मिलता जुलता था। 8 दिसंबर 1954 को वो टाउन में ही मौजूद एक बार में गया जहाँ की मालकिन मैरी होगन नाम की एक महिला थी। उसकी शक्ल सूरत एड गीन की माँ से मिलती जुलती थी। वो एड गीन को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने ड्रिंक सर्व की और खुद भी उसके साथ बैठकर पीने लगी। उस वक्त तक बार के बंद होने का समय हो चुका था, इसलिए वहाँ बस वो दोनों ही थे।
जैसे ही मैरी होगन किसी काम के लिए दूसरी तरफ मुड़ी, एड गीन ने अपनी पिस्टल से उसके माथे पर गोली मार दी और उनकी लाश को पिकअप ट्रक में रखकर अपने घर ले आया। उसने मैरी होगन की लाश के साथ भी वही दरिंदगी की जो अब तक वो करता आया था। इधर मैरी होगन की गुमशुदगी की खबर से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि प्लेनफील्ड जैसे छोटे से इलाके में अपराध बेहद कम होते थे। लंबे वक्त तक पुलिस ने इस मामले की छानबीन की, लेकिन एड गीन का चेहरा देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि इतना डरपोक आदमी किसी की हत्या भी कर सकता है। इसलिए कभी उसकी तरफ शक की सुई नहीं घूमी और वो खुलेआम प्लेनफील्ड में घूमता रहा। उसको लगता था कि वो अपराध करके बार बार अपने मासूम चेहरे के पीछे छिपी काली सच्चाई को छिपा लेगा, इसलिए वो बार बार अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा। मगर 16 नवंबर 1957 को हार्डवेयर स्टोर की ओनर बर्नीस वार्डन के गायब होने के बाद जब पुलिस उसके फार्म हाउस आई तो पहली बार एड गीन का एक खौफनाक रूप सबके सामने आया। उसके घर में जो कुछ भी शेरिफ आर्थर श्ले और डिप्टी शेरिफ फ्रैंक वार्डन ने देखा था, उसने उनको हिला कर रख दिया था। ऐसे में हालात की गंभीरता समझते हुए शेरिफ ने तुरंत और पुलिस बल को बुलाया। पूरी पुलिस टीम अब डिप्टी शेरिफ फ्रैंक वार्डन की मां बर्नीस वार्डन की तलाश में थी। वहां से इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें मिलने की वजह से फ्रैंक वार्डन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उन्हें ये डर अंदर से खाया जा रहा था कि कहीं एड गीन ने उनकी मां को भी ऐसे मार ना दिया हो। हालांकि इतना सब होने के बावजूद फ्रैंक वार्डन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब फ्रैंक वार्डन एड गीन के फार्म हाउस के पीछे बने गैराज में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गई। वहां एक लाश को कसाई खाने के जानवर की तरह पैरों से बांधकर उल्टा लटकाया हुआ था। उस शरीर का सिर गायब था और बाकी शरीर के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया था। जब पास ही रखे एक बोरे की तलाशी ली गई तो उसके अंदर बर्नीस वार्डन का सिर रखा हुआ था। एक बेटे के लिए अपनी मां को इस हाल में देखना दुनिया का सबसे बड़ा मानसिक आघात था। फ्रैंक वार्डन अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी फार्म हाउस के बाहर एक पिकअप ट्रक आ जाती है। ट्रक के अंदर एड गीन बैठा हुआ था, जिससे शुरुआत में सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस वाले आए थे, लेकिन उसके घर से निकली चीजों ने तो पूरी कहानी ही बदल कर रख दी थी। एड गीन वहां पुलिस को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था और किसी शातिर अपराधी की तरह भागने के बजाय वो आराम से गाड़ी से उतरकर पुलिस की तरफ देखने लगा। पुलिस ने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद ना तो उसके चेहरे पर कोई शिकन थी और ना कोई डर था। पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया और उसे अपने साथ ले गई। जैसे ही इस घटना की खबर मीडिया को लगी, अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस में बस एड गीन का नाम नजर आ रहा था। उसके घर की तस्वीरें अखबारों में छपी थी। उसके घर से मिली दिल दहला देने वाली चीजों के बारे में विस्तार से लिखा गया था। ये सब कुछ इतना भयानक और डरावना था कि विस्कॉन्सिन स्टेट का छोटा सा 700 लोगों की आबादी वाला टाउन प्लेनफील्ड अचानक दुनिया भर की नजरों में आ गया और उसके घर के बाहर मीडिया वालों की लंबी लाइंस लगने लगी। उसके घर को हाउस ऑफ हॉरर कहा जा रहा था और एड गीन को अखबारों में बुचर ऑफ प्लेनफील्ड का नाम दिया गया। प्लेनफील्ड के लोग भी हैरान थे कि देखने में इतना सीधा लगने वाला कोई शख्स इतना ज्यादा क्रूअल एंड डेंजरस कैसे हो सकता है। इसके बाद एड गीन का इंटेरोगेशन शुरू हुआ। उसने पूरे 30 घंटे तक अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन इसके बाद उसने इन्वेस्टिगेटर से एक अजीब डिमांड रख दी। उसने बड़े ही बचकाने तरीके से एप्पल पाई की मांग की जिसके ऊपर चेडर चीज हो। जैसे ही उसे खाने के लिए एप्पल पाई दी गई, वो बच्चों की तरह खुश हो गया और उसे खाने के अगले ही पल उसने अपना सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि उसने मैरी होगन और बर्नीस वार्डन की हत्या की है। उसने बताया कि 16 नवंबर 1957 की सुबह उसने बर्नीस वार्डन के स्टोर जाकर वहां की रैक में रखी एक 22 कैलिबर की बंदूक से बर्नीस वार्डन की हत्या कर दी थी और उसे खींचकर अपने पिकअप ट्रक में डालकर अपने घर ले आया था। इन दो हत्याओं को कबूलने के अलावा उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो इस दौरान 9 से ज्यादा शवों को कब्रिस्तान से खोद कर लाया था। हैरानी की बात यह थी कि सभी शव महिलाओं के थे, लेकिन पुलिस को शक था कि उसने उन दोनों महिलाओं के अलावा और भी लोगों की हत्या की होगी जो बहुत समय से आसपास के इलाके से गायब थे। उसके ऊपर एक टीनेजर गर्ल एवलिन हार्टले, 8 साल की जॉर्जिया वेकलर और विक्टर ट्रेविस एंड रे बर्गीज नाम के 2 दोस्तों को गायब करने का भी शक था, जिन्हें फिर कभी ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन एड गीन ने इन आरोपों को कबूल नहीं किया। इसके अलावा कई लोग बाद में ये भी मानने लगे कि एड गीन ने ही अपने भाई हेनरी की भी हत्या की थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसकी मां के खिलाफ बातें करता था, जो एड गीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इस बात को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि मौत के वक्त उसके भाई के सिर पर चोट के निशान थे, जिन्हें पुलिस ने इग्नोर कर दिया था।
क्योंकि एड गीन ने कब्रों से 9 शवों को निकालने और 2 महिलाओं की हत्या को कबूल कर लिया था, इसलिए उसे जल्द ही सजा के लिए कोर्ट में पेश किया गया। वहां मौजूद हर शख्स उस दरिंदे को करीब से देखना चाहता था जिसने इंसानियत को शर्मसार किया था, लेकिन जब वो कोर्ट में आया तो उसकी अजीबोगरीब हरकतों और बातों को देखते हुए कोर्ट ने कोई भी सजा सुनाने से पहले उसका मेंटल चेकअप करवाने का आदेश दिया। डॉक्टरों की एक टीम ने जब एड गीन की जांच की तो रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। इसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उसे हैलुसिनेशंस होते थे, यानी उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती थी और ऐसी चीजें दिखाई देती थी जिनका असल दुनिया में कोई वजूद नहीं था। वो सचमुच मानता था कि उसकी मरी हुई माँ अगस्ता गीन उससे बात करती है। इसके अलावा उसे नेक्रोफीलिया का भी शिकार पाया गया। इस बीमारी में इंसान शवों की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। इन मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट ने एड गीन को ट्रायल के लिए अनफिट घोषित कर दिया। जज का मानना था कि वो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने जुर्म की गंभीरता को समझने के लायक नहीं है और इसलिए उसे जेल के बजाय एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इसके कुछ हफ्ते बाद एड गीन के प्लेनफील्ड फार्म हाउस और उसकी तमाम खौफनाक चीजों की नीलामी होने वाली थी, लेकिन नीलामी से ठीक एक दिन पहले उसका घर रहस्यमय परिस्थितियों में जलकर राख हो गया। कभी किसी को पता नहीं लग सका कि वो घर किसने और क्यों जलाया था। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि उस घर की शैतानी ताकतों ने ही घर को जलाकर राख कर दिया, जिससे उस घर की पूरी सच्चाई कभी किसी के सामने ना आ सके। एड गीन ने अपनी जिंदगी के अगले 10 साल उसी पागल खाने में बिताए जहाँ पर एड का बिहेवियर आमतौर पर बहुत शांत था, लेकिन हर फुल मून के आसपास वो डिल्यूशनल हो जाता था और अजीब बातें करने लगता था। आखिरकार 1968 में डॉक्टरों ने उसे बर्नीस वार्डन की हत्या के मामले में ट्रायल का सामना करने के लायक घोषित किया। इसके बाद अदालत में सुनवाई हुई और उसे हत्या का दोषी भी माना गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए अंत में उसे नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी करार दिया गया। इसके बाद भी वो जेल की बजाय मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रहा और आखिरकार 26 जुलाई 1984 को 77 साल की उम्र में मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। एड गीन की मौत के बाद उसका खौफनाक साया हमेशा के लिए पीछे रह गया, लेकिन उसकी इस विचित्र और घिनौनी कहानी ने हॉरर सिनेमा की दुनिया को बदल कर रख दिया। उससे इंस्पायर्ड होकर साइको, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और द साइलेंस ऑफ लैम्स जैसी कई मशहूर फिल्में बनी, जिनमें एड गीन का रोल करने वाले एक्टर्स अपने किरदार के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में नेटफ्लिक्स ने भी एड गीन की जिंदगी पर मॉन्स्टर द एड गीन स्टोरी नाम से एक सीरीज बनाई। आज भी न सिर्फ प्लेनफील्ड बल्कि अमेरिका के इतिहास में ये केस एक ऐसे जख्म की तरह है जिसे लोग भूलना तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी भुला नहीं पाते। अगर एड गीन की इस कहानी ने आपको झकझोर दिया है तो आपको साइनाइड मोहन की कहानी भी जरूर देखनी चाहिए। साइनाइड मोहन एक ऐसा सीरियल किलर था जो मासूम लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर उनका सब कुछ हड़प कर उन्हें मार देता था। बाहर से एक आम इंसान दिखने वाला ये आदमी अंदर से कितना खतरनाक था, ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।